गुड मॉर्निंग बच्चों हमने इससे पहले वाली क्लास में हिस्ट्री का इतिहास का प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा था और उसमें हमने फ्रांस की राज्य क्रांति, उसकी घटनाएं और उसके परिणामों का अध्ययन किया था। और आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में से भूगोल की पाठ्य पुस्तक में से चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास का अध्ययन करने जा रहे हैं। बेटा, मैंने ये सब्जेक्ट अचानक हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी लेने का एक कारण था, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर्स आपको पता है बहुत बड़े बड़े विस्तार से होते हैं। तो मैंने जैसे आपको फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ा दिया, अब आप उसका होमवर्क करिए, उसको याद करिए, तब तक आप ये संसाधन एवं विकास ज्योग्राफी को समझिए। वो थ्योरिकल सब्जेक्ट है और ये काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। तो आप दोनों में आपकी तारतम्यता रहनी चाहिए। किसी चैप्टर में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कभी हम ज्योग्राफी, क्योंकि हमें कोर्स सारा करना है, तो छोटा बड़ा हम चलाते रहेंगे। ठीक है, आज हम संसाधन एवं विकास का अध्ययन करने जा रहे हैं। संसाधन शब्द से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, आप लोग जानते हैं संसाधन क्या होता है। नहीं जानते हैं तो भी मैं एक बार बताती हूँ आपको। प्रकृति में उपलब्ध अथवा मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला प्रत्येक साधन संसाधन है। तो अब अपने मन में सवाल उठता है, क्या अगर कहीं पत्थर पड़ा है तो वो एक संसाधन है? नहीं, अगर मनुष्य उस पत्थर पे अपनी कोई टेक्निक लगाता है, अपनी तकनीक के द्वारा उसको कुछ पॉसिबिलिटी बनाता है, उससे कुछ बनाता है उपयोगी चीज़, तब वो संसाधन। नहीं तो पत्थर से माथा फोड़ देंगे तो वो संसाधन थोड़ी वो सिर फोड़ने के काम आ रहा है। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि संसाधन क्या होता है। तो हमारी सोशल स्टडी की भाषा के अनुसार प्रत्येक वह वस्तु जो मनुष्य के उपयोग में आए संसाधन कहलाती है, और कोई भी वस्तु संसाधन का रूप तभी ले पाती है जब उसकी उपयोगिता होती है। और उससे उपयोगी कैसे बनाया जाता है? उससे उपयोगी अपनी प्रौद्योगिकता के द्वारा बनाया जाता है। उसकी जो प्रौद्योगिकी है, जो पॉसिबल प्रौद्योगिकी, संभावित प्रौद्योगिकी और सामाजिक रूप से मान्य, सांस्कृतिक रूप से मान्य कोई स्थिति हो, मान्यता के आधार पर उसको संसाधन बनाया। किसी भी वस्तु को सांस्कृतिक मान्यताओं के द्वारा और प्रौद्योगिकी, जिसके लिए टेक्निक है और जिससे हमारा समाज और हमारी संस्कृति अलाउड करती है, तब जाके वो चीज़ क्या बनती है बेटा? संसाधन बनती है। अब देखो, ये मनुष्य है, मनुष्य का जो जीवन होता है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? आज हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, कहते हैं ना मानव है, मानते हो आप लोग? तो मानव है। हम भौतिक पर्यावरण की तरफ, भौतिक पर्यावरण जो हमें दिख रहा है उस पर्यावरण की तरफ घूमते हैं। और हम क्या करते हैं? संस्थागत और प्राकृतिक दो, यहाँ पे हम प्रौद्योगिकी का यूज़ करते हैं और यहाँ पे संस्था। अब जैसे आपने सपोज करो भौतिक पर्यावरण में आपको खान दिख रही है, कोई है ना खान दिख रही है, लोहे की या सोने की या चांदी की, किसी भी चीज़ की खान आपको दिख रही है, लेकिन उस खान पर काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास एक तो टेक्निक होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, दूसरा आपको संस्थागत आदेश, संस्थागत सुविधाएं, उसके जो कागज़ होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उन सबको आपको फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ तो मानव जीवन इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। समझ में आ गया आपको? संसाधन क्या है? संसाधन में है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जिस भी वस्तु से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है वो संसाधन है। उस किसी भी वस्तु को उपयोगी बनाने के लिए उसके लिए क्या प्रौद्योगिकी, क्या तकनीक यूज़ की जाती है, और क्या वो तकनीक सांस्कृतिक रूप से मान्य है। इन सभी के आधार पर कोई वस्तु संसाधन बनती है। जो हमने बताई कि मानव भौतिक पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु को संसाधन मान सकता है, बना सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? तकनीक होनी चाहिए और संस्थागत आदेश होने चाहिए, संस्थागत आज्ञा होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब आता है कि संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो बेटा, क्या बोलते हैं, संसाधन का वर्गीकरण प्राकृतिक और मानवीय दो तरीके से किया गया है। और वैसे इसका 4 तरीके से किया गया है, 1, 2, 3, 4। एक तो प्राकृतिक और मानवीय। अब प्राकृतिक और मानवीय को मान लो या फिर इनके 4 टुकड़े कर दो। अब देखो, संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कैसे? एक उत्पत्ति के आधार पर, एक समाप्ति के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर और एक विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी उत्पत्ति कैसी? जैविक, या तो वो जैविक है या तो वो अजैविक है। मैं सांस ले रही हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं जैव है, मैं जीवन है। लेकिन ब्लैक बोर्ड यहाँ रखा है, इसमें क्या है? जीवन नहीं है, जीवन दे रहा है पर जीवन इसमें नहीं है ना। ऐसे ही पंखा क्या है? अजैविक है। लेकिन अगर मैं अपने हाथ से हवा करती हूँ, मैं जैविक हूँ।
जिसमें जीवन होता है वो जैविक है और जिसमें जीवन नहीं होता है वो अजैविक है। समाप्त के आधार पर यानी नवीकरण और अनवीकरण, कि समाप्त हो गई, कितने दिन में बन रही है वापस, पुनः क्या हो रहा है, चक्रीय है या अचक्रीय है, नवीनीकरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर कि उस चीज़ पे किसका अधिकार है, निजी है, सामुदायिक है, सार्वजनिक है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। और विकास कितना हो चुका है, विकास चल रहा है या विकास हो चुका है या विकास भंडार में या संभावनाओं में। तो इस चीज़ का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, उत्पत्ति, समाप्ता, स्वामित्व और विकास के आधार पर। अब हम इसका जो डायग्राम हमने बनाया है वो हमने बनाया है प्राकृतिक और मानवीय। ये जो दो है ना, प्रथम दो जो है उत्पत्ति और समाप्ति, वो हम प्राकृतिक में डाल रहे हैं, और स्वामित्व और विकास हम कहाँ डालेंगे, मानवीय में डालेंगे, क्योंकि स्वामित्व और विकास तो मानव करता है और उत्पत्ति और समाप्ति मतलब उसकी उत्पत्ति क्या है और वो कब तक समाप्त होता है, ये प्राकृतिक होता है। अब देखो ये हो गया प्राकृतिक आधार पे क्या हो गया, वही दो हो गया, मैंने आपको बताया था, एक नवीकरण और एक अनवीकरण। नवीकरण का क्या मतलब होता है, नवीकरण का मतलब होता है कि कोई वस्तु हमने यूज़ कर ली, उसको एक समय के पश्चात हम पुनः, एक बार यूज़ करने के बाद वो खत्म हो गई, परंतु उसकी पुनः संभावना होती है वापस आने की। अनवीनीकरण का क्या होता है, अनवीनीकरण भी 2 भागों में हो जाता है, एक तो पुनः चक्रीय होता है और अचक्रीय जीवा होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे नवीकरण। नवीकरण में क्या होता है, एक तो सतत होता है और एक जैव होता है। सतत में क्या होता है, सतत यानी सतत संसाधन कौन से हो गए, जो लगातार चल रहे हैं। जैसे हवा लगातार चल रही है, अगर हवा नहीं चलती तो क्या होता, हम जीवित नहीं रहते। जैसे आपको मरीज है उसको ऑक्सीजन लगाया जाता है, ऑक्सीजन बंद हो जाती है तो मरीज का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वो जीवन नहीं रहता है। पवन और जल समाप्त हो रहा है, लेकिन जल की पुनः आने की संभावना है, या तो पाताल में से या तो आकाश में से, है ना, पुनः आने की संभावना है। तो समझ में आ गई, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और फिर है जैव में क्या होता है, वनस्पति और जीव आ जाता है। जैव में क्या रहता है, वनस्पति और जीव। जैसे वन इत्यादि हैं, हमने वनों को समाप्त कर दिया, हमने वनों को काट दिया, परंतु हम पुनः वृक्षारोपण करके वन की उत्पत्ति कर सकते हैं। समय लगता है पर काम हो जाता है। और जीव यानी आपको पता ही है, जीव से जीव, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, ये सब जैविक है। तो आपको समझ में आ गया सतत कौन से हो गए और जैव और सतत। आपको यहाँ से ये कैसे है बेटा, ये नवीनीकरण संसाधन है जिनका नवीनीकरण होता है। अनवीनीकरण संसाधन को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय में क्या आ जाता है, धातु आ जाती है, जैसे लोहा हो गया, है ना, ये सब क्या हो जाता है, पुनः चक्रीय होते हैं कि इनका उत्पादन हमने कर तो लिया है, खान में से निकाल लिया, लेकिन ये पुनः चक्रीय, दोबारा इनका चक्र द्वारा लोहा निकाला, लोहे से हमने औजार बनाए, मशीन बनाई, और फिर वापस दूसरी जगह पर दूसरी खान में पुनः लोहा निकल सकता है। तो ये चक्र घूमता रहता है। लेकिन अचक्रीय का असर होता है, जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे पेट्रोलियम निकाला, रिफाइन किया और पेट्रोल गाड़ी चलाई और पेट्रोल खत्म, तो अचक्रीय हो गया, इनका चक्र नहीं घूम रहा है। लोहे का चक्र घूमता है, इतने बड़े लोहे से हथियार बनाया, कुल्हाड़ी टूट गई, उसका छोटा कुछ बना दिया, तो चक्रीय चक्र चल रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको, नवीनीकरण और अनवीकरण। अब हो गए मानवीय, इसमें संरचना एवं संस्था के द्वारा और मात्रा एवं गुणवत्ता के द्वारा आपका डिवाइडेशन होगा। संरचना अथवा संस्था के द्वारा कैसा होगा, निजी हो जाएगा, निजी हो गया। एक निजी यानी क्या होता है, जो पर्सनल होता है, व्यक्ति की पर्सनल कोई चीज़ होती है वो निजी होती है। जैसे कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो ये निजी है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो ये क्या हो जाती है, सार्वजनिक हो जाती है। तो इसमें निजी हो जाती है, सामुदायिक हो जाती है, राष्ट्रीय हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। बड़े उद्योग जो होते हैं जैसे लोहा, टाटा स्टील उद्योग है, ये सब क्या होता है, बड़े पैमाने पे जो उद्योग किए जाते हैं। सार्वजनिक उद्योग है, सार्वजनिक सभी के लिए किए जाते हैं। सार्वजनिक रूप से आपके विद्यालय होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सार्वजनिक रूप से सभी के लिए। उसका वहाँ पे छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, गोरे काले का, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कमज़ोर है या इंटेलिजेंट है, कोई किसी तरह का भेदभाव वहाँ नहीं किया जा सकता। तो ये संरचना और संस्था के आधार पर होगा। अब मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर, अब मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर क्या होता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है और कितनी हमारे लिए उपयोगी है, इसके अंतर्गत हो जाता है
कि बेटा बहुत सी वस्तुएं हैं, जैसे सपोज कर लो कोई जीव है या कोई किसी खान में से हमको पता है कि इस खान के अंदर 1000 टन सोना है या 1000 टन लोहा है, वो जब हमने निकाल लिया यानी हमने उसका क्या कर लिया, पूरा यूज़ कर चुके। एक होता है कि संभावना है कि इतना निकल गया लेकिन इतना होने की भी संभावना है। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया लेकिन फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ सीखने की संभावना मौजूद है, तो ये क्या हो गया, संभावी हो गए। एक होता है भंडार, कि हमारे पास ना तो टेक्निक है ना ज्ञान है लेकिन हमारे पास भंडार बहुत है। जैसे अफ्रीका है ना, अफ्रीका में आपको पता है हीरे की खाने हैं, है ना, तो सोने की खाने, तो वहाँ पर क्या है तो बहुत कुछ लेकिन संभव। ऐसा ही भारत में भी है, भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत है, भंडार है, लेकिन टेक्निक का अभाव है। तो बेटा ये सब चीज़ें हम इसको इस चैप्टर में पूरा विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है संसाधन क्या होता है, मानव किस प्रकार से संसाधन का यूज़ करता है, भौतिक पर्यावरण का यूज प्रौद्योगिकी और संस्थागत रूप से करता है। संसाधन 4 तरीके से विभाजित किए जाते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। इनको पूरे हम 2 भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं, वो प्राकृतिक रूप से और मानवीय रूप से। क्योंकि जो उत्पत्ति और समाप्तता के आधार पर है वो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, और जो स्वामित्व और विकास के आधार पर होता है वो मानवीय रूप से होता है। नवीनीकरण और अनवीनीकरण के द्वारा होता है। नवीकरण भी 2 भागों में विभाजित हो गया, सतत और जैव। सतत में पवन और जल आ जाता है, जैव में वनस्पति और जीव आ जाते हैं। अनवीनीकरण में पुनः चक्रीय संसाधन होते हैं जैसे कि धातु इत्यादि, और अचक्रीय में जीवाश्म वगैरह होता है। संरचना और संस्थागत में मात्रा एवं गुणवत्ता में निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, राष्ट्रीय क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र आ जाते हैं। जबकि मात्रा एवं गुणवत्ता में संचित क्षेत्र, उपयोगी क्षेत्र, भंडारण क्षेत्र, संभावित क्षेत्र इत्यादि आ जाते हैं। तो आज हमारा इतना टॉपिक है। इससे संबंधित, इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर आप अपने नोटबुक में करिएगा, और आपको कोई भी समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपना प्रश्न पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेसन हमारा होगा उसमें हम इससे विस्तार से बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।